मौज़ा हज़रात, अभी शेख मोहतरम ने डॉक्टर साहब का तारुफ फरमाकर उनकी शख्सियत को हमारे सामने उजागर कर दिया है। अब आइए इंतज़ार की घड़ियां दामन में समेटते हुए हम नहायत ही अदब व एहतराम के साथ ज़हमत गुफ्तगू दे रहे हैं आली जनाब डॉक्टर अनीसुर रहमान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह मद्दज़िल्लहुल आली, प्रोफेसर आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता। माइक पर मोहतरम डॉक्टर साहब। अस्सलामु अलैकुम। इज़्ज़त माफ़ सदर जलसा नाज़िम जामिया सलफ़िया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस, आली जनाब असातिज़ा इकराम साहब, मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरा मुख्तसर तारुफ़ तो हो ही गया और कुछ बातें मैं भी अर्ज़ कर दूं कि मैं भी आप ही लोगों की तरह से एक तालिब इल्म था। आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि कुर्सियों पे बैठे हैं। ये कुर्सियां हम लोगों को बहुत मुद्दत के बाद कहीं मिली देखने को, और ये भी आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि इतना बेहतरीन हाल आप लोगों को मिला, वरना हम लोगों के जो प्रोग्राम होते थे मस्जिद में या किसी दरसगाह में जहाँ जगह की भी तंगी होती थी और ना ही इतने वसाइल मुहैया थे, टीवी भी सभी चीज़ें हैं। तो जैसा कि बताया, मेरा नाम अनीसुर रहमान है, मैं सिद्धार्थनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सानविया मैंने जामिया सिराजुल उलूम झंडा नगर से किया, उसके बाद आलमियत फ़जीलत जामिया सल्फ़िया बनारस से, और ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हासिल की। फिर उसके बाद एमए, एमफिल, पीएचडी और दीगर जो डिग्रियां हासिल की वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। मैं दौरान तालीम ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था और वहाँ मैंने 3 साल पढ़ाया। उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए मेरा इंतखाब हुआ, मैंने वहाँ भी पढ़ाया। उसके बाद जो हमारा इंतखाब हुआ, जो अभी आपने बताया, फ़ॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये महकमा वजारत उमूर दाखिला के मातहत चलता है। मैं वहाँ पे भी रहा हूँ, उनके यहाँ मुतर्जिम की हैसियत से सालों काम किया हूँ। और फिर मेरा जो इंतखाब हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फ़ौज है, लगभग 13 लाख फ़ौज है, तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी जो तालीम और ट्रेनिंग होती है वो हिंदुस्तान में 2 ही जगहों पे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। तो मैं वहाँ पे बाहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं जामिया सल्फ़िया क्या, मैं मदरसे का फ़ारिग, और मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे मैं उन्हें तालीम दूँ, ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छे दिन थे। फिर उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ जामिया आलिया कलकत्ता में, और मैं अभी वहीं पे हूँ। तीसरे आखिरी जो चीज़ जो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं जो है एनसीसी का एसोसिएटेड ऑफिसर हूँ। एनसीसी आप लोग जानते होंगे कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एनसीसी होता है, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ने जो देखा होगा आपने, अग्निवीर, तो ये होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। आपको तालीम के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपको डिग्री दी जाती है। उस डिग्री का फ़ायदा ये होता है कि बाद में सनद याफ्ता जो होते हैं, पुलिस का इम्तिहान या पैरामिलिट्री या आर्मी का इम्तिहान में जो जाते हैं, उनको वहाँ रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान से छूट मिल जाती है। सिर्फ वहाँ उनको फिज़िकल ट्रेनिंग का इम्तिहान ही देना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट की जो दूसरी नौकरियां होती हैं वहाँ भी उन्हें फ़ौक़ियत दी जाती है।
तो मैंने वहाँ भी आलिया यूनिवर्सिटी में इस शोबे को मैंने कायम किया और माशाअल्लाह वहाँ यह शोबा सरगर्म है। और मैं अब अपने असल मौजू पे आ रहा हूँ, जो मुझे आज मौजू दिया गया है कि मदारिस के लिए असरी मदारिस के तलबा के लिए असरी जामियात में तालीमी व तहकीकी और रोज़गार के मौक़े। आप सब जानते हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे या जो कुरून वस्ता में जो थे, लोग तालीम हासिल करते थे तो मकसद खिदमत खल्क होता था और उससे अपनी रोज़ी रोटी कमाना वो मायूब समझते थे। बहुत कम आपको मशरिक़ कुरून वस्ता के उलमा मिलेंगे कि जिन्होंने तालीम को रिज़्क़ का ज़रिया बनाया, लेकिन आज के जो दौर में है तालीम को रिज़्क़ के साथ जोड़ दिया गया, रोज़गार के ज़रिए जोड़ दिया गया और इसमें क़बाहत भी मैं नहीं समझता हूँ। तो मदारिस के तलबा के सामने, आपके सामने जो चीज़ें आती हैं कि हम पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हमें सिर्फ़ कहीं मस्जिद में ही काम करने का मौका मिलेगा, किसी मदरसे में मौका मिलेगा, एक छोटी सी रकम मिलेगी, उसी में हमें गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मदरसे से फ़ारिग होने के बाद असरी जामियात में जा सकते हैं। हुकूमत के जो बड़े बड़े इदारे हैं, तालीमी इदारे, आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ जो जो कोर्सेज़ हैं, मिसाल के तौर पे मैं बताऊँ कि लैंग्वेजेस कोर्सेज़, ज़ुबान सीखने के कोर्सेज़ जो हैं, या आप जो उलूम समाजियात के जो हैं जैसे तारीख़, फ़लसफ़ा, जुग़राफ़िया और इसी तरह से सियासियात, नफ्सियात, समाजियात और न जाने कितने कितने कोर्सेज़ हैं। इसी तरह से आप मास कम्युनिकेशन यानी ज़राए इबलाग और मेडिकल की फ़ील्ड में तिब्बे यूनानी के जितने किस्म हैं मुआलजात के, आप वहाँ भी अपना एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ भी अपनी लियाकत, अपनी सलाहियत दिखा सकते हैं और आवाम को खिदमत भी पेश कर सकते हैं। तो ये आपको कभी भी इस चीज़ में नहीं सोचना चाहिए कि हम मदरसा के फ़ारिग हैं, हम क्या करेंगे। अगर हम लोग भी या हमसे जो सीनियर लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लोग भी यही चीज़ सोचते तो कहीं नहीं जाते। मैं पहली बार जब पूना में गया इंटरव्यू देने के लिए तो मेरे उस्ताद ने कहा जाना बेकार है, मत जाइए। लेकिन मैं वहाँ गया, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने वहाँ पे खिदमत अंजाम दी। उसके बाद जब आने लगा तो मुझी से ही कहा गया कि आप दूसरे लोगों को कहिए यहाँ आके इंटरव्यू दें। तो सलाहियत आपको दिखाना होगा। वहाँ दो चीज़ें होती हैं सलाहियत दिखाने में, एक तो आप बहुत बड़े सलाहियत हैं लेकिन आपके अखलाक नहीं हैं अच्छे, तो ये भी आपके लिए मनफी पहलू है। और आप बहुत अच्छे बाअखलाक इंसान हैं, बुज़ुर्ग इंसान हैं, लेकिन आप बासलाहियत नहीं हैं, तो ये भी आपके लिए मनफी साबित होगा। दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम हैं। और मैं इस सिलसिले में कुछ नाम को बतौर मिसाल ज़िक्र कर रहा हूँ जो मदारिस के फ़ारिग हैं, और मेरी तवज्जो इसमें उन्हीं फ़ारिगीन को ज़िक्र करने की होगी जो ख़ास करके हमारे इदारा जामिया सलफ़िया के फ़ारिग हैं, ताकि आपको पता चले कि आप लोग कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हो, हम लोग ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे, कहाँ से कहाँ गए। तो ये मैं कुछ नाम मैं भी ज़िक्र करता हूँ, और सब लोग माशाअल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों पे, अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं। आप कुछ नाम सुनेंगे। डॉक्टर फौज़ान अहमद, प्रोफेसर शोबे अरबी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जुनैद हारिस, शोबे इस्लामियात, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। मोहम्मद शौबान, डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, प्रोफेसर शोबे अरबी, असम यूनिवर्सिटी सिलचर। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, शोबे अरबी, मुंबई यूनिवर्सिटी। डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे अरबी, साउथ मालदा कॉलेज।
मैं इनका नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये बहुत ही पुराने हैं, यानी ये शायद कि 90 के फारिग हैं, कि उस वक्त लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती रही हो कि हम कैसे जाएं यूनिवर्सिटियों में, कैसे एडमिशन लें। और इसी तरह से देखिए मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर अकमल शादाब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे फ्रांसीसी ज़ुबान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर मामून रशीद, शोबे उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नसीम अहमद साहब, ये जो मैंने ज़िक्र किया इनका ताल्लुक़ जो है उलूम इज्तिमाइयात और उलूम लिसानियात से है। अब मैं कुछ दूसरे नाम जो ज़िक्र करूँगा वो उनका ताल्लुक़ तिब से है, यानी मेडिकल से है। तो उसमें मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब, ये 73 के बैच के फारिग हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उन पर रहमत करे। अब्दुल हन्नान साहब ये साबिक जो थे जॉइंट डायरेक्टर रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन, साबिक इंचार्ज शोबे यूनानी मेडिसिन, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के थे ये। और काफ़ी उन्होंने इस मैदान में उन्होंने बड़ी खिदमत पेश की। बहुत से अरबी मखतूते, बहुत से यूनानी ज़ुबान के फार्मूले जो अरबी में थे उसको इन्होंने उर्दू में भी तर्जुमा किया है। इसके अलावा डॉक्टर अनवारुल हक साहब, डॉक्टर अब्दुल हसीब अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद वसीम अहमद साहब, ये कलकत्ता, ये बेंगलोर में हैं, जो वहाँ पे यूनानी रिसर्च सेंटर है। और इनकी भी यूनानी तिब के मैदान में कई किताबें हैं। ये हुआ। और इसी तरह से बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़ाती शफाखाने हैं नर्सिंग या हॉस्पिटल्स के, वो भी ये लोग चला रहे हैं और बड़ी ही खुश उसलूबी से चला रहे हैं। कुछ जैसे सीएमओ के पोस्ट पे भी हैं। तो और खुशी की बात है कि जामिया सलफिया के फ़ारिगीन सिर्फ तालीमी व तदरीसी मैदान में ही नहीं हैं बल्कि इंतज़ामी मैदान में भी हैं। उनसे मैं ज़िक्र करूँगा हम्माद ज़फ़र का, और इसके अलावा अब्दुल वहीद का, डॉक्टर अतहर अफजाल का, कि ये लोग गवर्नमेंट के इंतहाई, जिसको हम कहते हैं कि अहम ओहदे पर फाइज हैं। और हम्माद ज़फ़र तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूपीएससी के थ्रू आए तो कितना टफ वो एग्ज़ाम होता है, किस तरह से उन्होंने मेहनत करके ये एग्ज़ाम पास किया होगा। तो मदारिस के, ये सिर्फ मैंने जामिया सल्फिया का जिक्र किया, इसके अलावा भी मदारिस के तलबा हैं जो पुलिस के ऑफिसर भी हैं, गवर्नमेंट के जो जिसको हम कहते हैं डीएम की पोस्ट, या ये कि मिनिस्ट्री के में जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी हैं। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्ट्री में जैसे हुए कि फॉरेन मिनिस्ट्री में जो एम्बेसी के सेक्रेटरीज़ होते हैं या डिप्टी सेक्रेटरीज़, या इसके अलावा एम्बेसडर तक की पोस्ट पे भी आप फ़ारिगीन मदारिस को पाएंगे। तीसरी मैं फील्ड बताऊंगा आपको मीडिया का, यानी ज़राए इब्लाग का। तो आपने देखा होगा कि दुनिया किस तरह बदल गई, कि आपके मुट्ठी में दुनिया है। तो यहाँ भी हमारे मदारिस के फ़ारिगीन बड़ी तादाद में हैं। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम का नाम सुना होगा, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब का नाम सुना होगा, कि अल जज़ीरा और बीबीसी जैसे चैनल हिंदुस्तान से उनकी रिपोर्ट लेते हैं। और इसी तरह से डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम को आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन भी थे। तो यहाँ है कि आप अपने अंदर सलाहियत लाइए और आप अपने जहन से ये चीज़ निकाल दीजिए कि मैं टोपी लगाता हूँ, मुझे लोग नहीं आने देंगे। आप टोपी लगाइए, लेकिन साथ में आपकी सलाहियत होगी तो लोग बुलाएंगे।
अगर आपके पास सलाहियत नहीं है तो फिर आपकी टोपी पे भी तनकीद होगा कि 2 मंजिले की टोपी और 2 लफ्ज़ बोल ना पाया। तो ये सभी चीज़ें हैं। और आपको और भी मैं बहुत सी चीज़ों की अभी मिसाल दूंगा। अब ये मैंने खाका पेश किया कि अब मैं दूसरी यानी मकाले के दूसरे मौजू पे आता हूँ कि मदारिस के तलबा जो हैं किन किन यूनिवर्सिटियों और किन किन इदारों में दाखिला ले सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेस। तो आजकल आपने देखा होगा बीएचयू यूनिवर्सिटी का भी बगल में ही है, उसके अलावा दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, ख़ास करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, स्टेट यूनिवर्सिटियों के अलावा सब में मदारिस के तलबा के लिए दरवाजे खुले हैं। और वहाँ नहीं, वहाँ उनको इज्जत भी दी जाती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़, ये सब पुरानी बातें हो गई, हमदर्द पुरानी बातें हो गई। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है मॉडर्न, यानी हिंदुस्तान की कहिए लीडिंग यूनिवर्सिटी की, जहाँ आज़ादी है, वहाँ भी आप टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त के साथ जाके पढ़िए और आपको इज्जत मिलेगी। ये हुआ। और आपने देखा होगा और भी, जैसे हमारे स्टेट जो यूनिवर्सिटियां हैं, लखनऊ में जो यूनिवर्सिटियां हुई, या जैसे दूसरे स्टेट में जो यूनिवर्सिटियां हैं, हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटियां हैं, बल्कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो यहाँ तक कर दिया कि आप 1 साल का आके ब्रिज कोर्स कीजिए, उसके बाद हम आपको दूसरे भी सब्जेक्ट में, दूसरे भी कोर्सेज में, जहां अभी तक मदारिस के तलबा को दाखिला मुमकिन नहीं था, जैसे साइंसेस के, वहाँ भी आप आइए, आप वहाँ भी अपनी सरगर्मी दिखाइए, अपनी लियाकत साबित कीजिए। ये भी हुआ। अब कोर्सेज की मैं बात करता हूँ तो ज़ुबान, 2 तरीके की ज़ुबानें हैं हमारे यहाँ। एक हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी ज़ुबान, दूसरे हम कह सकते हैं बैरूनी ममालिक की ज़ुबान, जैसे अरबी हुआ हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबान नहीं। इसी तरह से फ्रेंच हुआ, चाइनीज़, जापानीज़, जर्मन, दुनिया भर की जो ज़ुबानें हैं, आप कहीं भी जाके दाखिला ले सकते हैं यूनिवर्सिटियों में। और उसके अलावा उलूम समाजियात में जो बातें आती हैं, तारीख़ हुआ, फ़लसफ़ा हुआ, सियासियात हुए, नफ्सियात हुए, समाजियात हुए, तो इनके मुताल्लिक़ जितने कोर्सेज हैं आप वहाँ जाके दाखिला लीजिए, आप मेहनत कीजिए और समाज, मुल्क और कौम का एक होनहार सरमाया बनिए, एक होनहार मेंबर बनिए। उसके बाद देखिए ये तहकीक, ये मामला हुआ। दूसरी चीज़ आप देखिए यहाँ, मतलब मैंने 2 चीज़ें जो आपके कोर्सेज हैं, और तीसरा जो कोर्स है आपका मेडिकल साइंस में, तो मेडिकल साइंस में जो है यूनानी मेडिसिन, यूनानी तिब्बे यूनानी, तो ये हमदर्द हुआ या अलीगढ़ में हुआ या पूना में हुआ या बेंगलोर में भी कुछ इदारे हैं, ऐसी जगहों पे आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी। और जो परेशानी आ रही है वहाँ भी आपके सीनियर तलबा हैं, सीनियर साथी हैं, वो उसको हल करने के लिए भी पेश हैं। बल्कि मुझे बताया गया कि यहाँ नाजिम साहब ने उस किस्म की किताबें भी मुहैया करा दी कि अगर कोई तालिब इल्म तैयारी करना चाहता है यूनिवर्सिटियों से मुताल्लिक़, तो उसके लिए किताबें भी हैं, वो अपना यहाँ भी पढ़े। ये हुआ। अब आप यूनिवर्सिटियों से फारिग होने के बाद आपके लिए 3 चीज़ें बचती हैं: तालीम, तदरीसी खिदमात अंजाम दे सकते हैं, तहकीकी खिदमात अंजाम दे सकते हैं, और इंतज़ामी उमूर में खिदमात अंजाम दे सकते हैं। तो तदरीसी खिदमात, आप ठीक है किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में आप मास्टर, प्रोफेसर
या मुहक्किक बन के अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। और तीसरी जो मैंने अभी चीज़ बताई, तहकीकी खिदमत, जैसे तहकीक का मतलब ये हुआ कि बहुत से इदारे हैं जो सिर्फ तहकीक कराते हैं, किसी ख़ास मौजू पर आपको दे देंगे कि इस पे आप रिसर्च कीजिए, और उस रिसर्च के बदले में आपको बाकायदा एक ओहदा दिया जाएगा और आपको सब कुछ, यानी कहिए आपको मास्टर या आपको प्रोफेसर के बराबर रखा जाएगा। तो जैसे हिंदुस्तान में है यूजीसी, खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो खुद बहुत से मौज़ूआत पे तहकीक कराता है। इसी तरह से इंडियन कल्चर रिलेशंस या बहुत से एशियन स्टडीज़ सेंटर या वेस्ट एशियन स्टडीज़ सेंटर्स जगह जगह हैं, तो ये भी है। और तीसरी चीज़ जहां आपको रोज़गार के मौके मिल सकते हैं, प्राइवेट इदारे, निजी इदारे। प्राइवेट से मुराद क्या है? निजी इदारों, आपने देखा होगा कि दुनिया सिमट गई, मोबाइल ने आपको सबसे जोड़ दिया। आप अगर जो तारीख देखिए तो आप कहोगे कि इस दुनिया में इंसान जो आबाद है लगभग 10,000 साल से, लेकिन उस 10,000 साल का जब आप तज्जिया करोगे तो यही कहोगे कि एग्रीकल्चर यानी काश्तकारी के डेवलपमेंट में उसने 9,700 साल लगा दिए। उसके बाद 300 साल जो उसने लगाए इंसानों ने सिर्फ सनाती तरक्की, यानी 17वीं सदी में जो यूरोप में जो इनकलाब आया कि सनाती इनकलाब, कि अब जो काम होगा, बड़ी बड़ी मशीनें आई, बड़ी बड़ी मशीनों से काम होगा, और जो इंसान जो वही खेती जो करता था 10 दिन में ऐसी मशीनें आ गई कि 1 घंटे में हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें बनी, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतरीन हुआ, रेलवे, और इसी तरह से पानी के बड़े बड़े जहाज़, फिर ये जहाज़, उड़ने वाले जहाज़, और लड़ाई के न जाने कितने कितने हथियार आ गए। लेकिन आप गौर कीजिए कि 2000 या आप कहिए 1990 के बाद दुनिया ने जो रिवोल्यूशन देखा, जो तरक्की देखी, और ख़ास करके ये टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद, यानी मवासलाती टेक्नोलॉजी आने के बाद, तो आप देखेंगे कि दुनिया ने जो 10,000 सालों में तरक्की की थी, वो सिर्फ इस 20 साल में तरक्की कर ली। कि आप बीमार हैं, आपको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है मोबाइल में। आपको जाना है स्टेशन, अभी मैं नया हूँ, मिसाल के तौर पे जाना है मुझे कैंट स्टेशन, मैंने फ़ौरन वहीं पे खाली क्लिक किया कि मुझे रास्ता बताओ, सब कुछ आ गया। लेकिन यहाँ देखिए कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल, इन टेक्नोलॉजी की कोई लाइफ नहीं है। कि आपके हाथ में जो मोबाइल है आज, 2 साल बाद उस मोबाइल की लाइफ ख़त्म, नया वर्जन आ जाता है और उससे सस्ते दामों में मिलता है। नोकिया शुरू में आया था, छोटा सा था, 10,000 में मिलता था। आज अगर जो आपको कोई दे तो आप उसको फेंक के मारोगे, उसको भाग। तो ये हुआ टेक्नोलॉजी। और इसी तरह से आजकल जो देखते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से मुआहदा करता है टेक्नोलॉजी लेने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी ये नहीं लेता है कि क्या यूज़ कर रहे हो, हमें वो टेक्नोलॉजी दो जो 2 साल बाद इस्तेमाल करोगे। वो ज़माना पहले था, आज से कहिए 50 साल पहले, 20 साल तक भी, कि साहब आपकी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, आपके यहाँ नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते थे वो मुझे दे दीजिए, मेहरबानी होगी। अब कोई मुल्क नहीं तैयार होने लगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई, इंसान ज़मीन से आसमान चाँद पर पहुँच गया, उसके आगे भी जाने की सोच रहा है। तो ये बहुत ही, यानी ये जो दौर है कि अगर आप गिर गए कहीं, यानी एक मुकाबला का ये दौर है कि आप अगर गिर गए या थोड़ी देर रुक गए तो अब आपके लिए बड़ी मुश्किल ये है कि आप अपने साथी के बराबर पहुंच जाओगे। तो कोई भी लम्हा इस दौर में
काम से खाली नहीं। और वक्त की इतनी अहमियत हो गई आज कि इंसान जो है सब कुछ अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत वक्त पर ही खर्च करता है। अब आप कहोगे कि हम तो नहीं, हम तो बेकार में घूमते हैं, लेकिन जो लोग हैं वही चीज़। दुनिया ने नारा दिया कि हम इसराइल के सामान का बाइकाट करें। क्या बाइकाट करोगे? फेसबुक बाइकाट करके दिखा दो, सिर्फ इतना ही करके दिखा दो मुझे। ये चीज़ें हो गई। अब आपके लिए जो दूसरी जो चीज़ प्राइवेट की बात मैं कर रहा था, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने सुना होगा अमेज़न हुआ, गूगल हुआ, इसी तरह से और फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब हिंदुस्तान में आ गई। अब वो कंपनियां जो हैं बाहर की दुनिया से अपना तिजारत करती हैं, आपको हायर किया, तो उन कंपनियों में देखिए ये चीज़ नहीं देखा जाता कौन क्या है, वो हिंदुस्तानी है कि बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है कि अंग्रेज़ है, काला है, गोरा है, इससे नहीं मतलब। काम से मुझे मतलब कि ये बंदा है, इसको मैंने 50,000 महीने दिया तो 50,000 रुपया ये मुझे देगा कि नहीं। वहाँ ये चीज़ सलाहियत की बात होती है। तो हमारे भी बहुत से साथी जामिया सल्फिया के भी और दीगर मदारिस के भी इस फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हो गए अब तो माशाल्लाह, कि उनका सब कुछ यानी अच्छी सैलरी है, उनका अच्छा रहन सहन और अच्छी उनकी इज्जत भी है। ये बातें मैंने आपको पेश की, और इसके अलावा मैं बहुत सी बातें, शायद कि वक्त ख़त्म हो रहा है कि है अभी अच्छा ठीक। हाँ, यूनिवर्सिटी से जो तलबा फारिग होते हैं मदारिस के, तो उनके लिए तीन फील्ड बहुत अहम है। एक तो ये कि वो तदरीस से जुड़ जाते हैं, यानी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में उन्होंने इम्तिहान दिया और उस इम्तिहान के ज़रिए पास हुए, और पास होने के बाद वो अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत से आपके गांव के होंगे, आपके जानने वाले होंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप गौर कर लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो नौकरियाँ मिलती हैं वो 2 डिग्री के बेस पे आमतौर पे मिलती हैं। एक तो 12वीं और दूसरा जो है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन, मान लो आपके पास 12वीं की डिग्री नहीं है, लेकिन जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके लिए सैकड़ों, मैं कहूँ तो कम है, मैं कहूँ हज़ारों राहें खुल जाती हैं। आप उसके बाद पैरामिलिट्री का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। पैरामिलिट्री का मतलब ऑफिसर रैंक के, यानी वहाँ पे लेफ्टिनेंट से ही सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, पुलिस के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बड़े बड़े जो होते हैं। और सिविल सर्विसेज में जैसे IAS, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी तरह से IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, यानी जो बाहर जो हिंदुस्तान के हैं, जैसे एम्बेसीज में आप देखते होंगे कि कोई डायरेक्टर के पोस्ट पे है, कोई काउंसलर के पोस्ट पे है, कोई सेक्रेटरी है, कोई एम्बेसडर ही है, या आप फॉरेन मिनिस्ट्री में देखते होंगे कि कोई सेक्रेटरी है, तो उसका भी एग्ज़ाम होता है। और वो एग्ज़ाम होने के बाद वो आसानी से उस ओहदे तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ आप गौर कीजिए कि वो डायरेक्ट एम्बेसडर नहीं बनेंगे। एम्बेसडर बनते हैं तो कहीं 20 साल, 25 साल, 30 साल खिदमत करने के बाद, वरना उससे नीचे आप भी देखते होंगे यहाँ भी कि शेखुल जामिया बनने के लिए 20 साल, 30 साल आदमी सर्विस देता है, तब कोई उस ओहदे तक पहुँच पाता है। लेकिन यह नीचे की जो पोस्टें हैं आप भी आ सकते हैं, ये चीज़ हुई। और इसी तरह से पुलिस की सर्विसेज जो हुई, जो आप देखते हो कि डिप्टी SP, SP, IG, DIG और हैं भी। मैं आपको नाम बताऊं, हिफ्जुर रहमान, डॉक्टर हिफ्जुर रहमान। उसके अलावा इनकम रेवेन्यू सर्विस में हमारे एक साथी ही थे,
कि वो जो हैं इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। इसी तरह से हम्माद जफ़र को शुरू में उनको इंडियन पोस्टल सर्विस मिली थी, ये हुआ। अब ये हुआ सिविल सर्विस के। अब आपके लिए और जो है नीचे लेवल की, जैसे क्लर्क की जो जॉब होती है, तो क्लर्क की जॉब भी कई रैंक के होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। आम तौर पे जो क्लर्क की जॉब होती है वो बी ग्रेड से शुरू होती है, लेकिन बाद में वही चल के ए ग्रेड में भी आते हैं और वो हायर पोस्ट होल्ड करते हैं। और ये हुआ आपके लिए। और दूसरी जो चीज़ हुई, यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं तो प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट। आपको मैं बताऊं, हमारे जो इस वक्त एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो डीन हैं। डीन मतलब उस पूरे जो फैकल्टी है, स्कूल है, उसके हेड हैं, वो भी मदरसा के ही हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी तो हमने नहीं किसी को पाया कि कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना हो, लेकिन वक्ती तौर पे बनाया गया है। जैसे चिश्ती यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर मसूद फलाही को वक्ती तौर पे 6 महीना के लिए वाइस चांसलर बनाया गया था, तो वो भी मदरसे ही के हैं। तो आगे आने वाले दिनों में तो वाइस चांसलर भी बनेंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे। आप यहाँ देखिए, मौलाना आज़ाद जो यूनिवर्सिटी है या इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो 2 तरीके के लोग हैं, एक तो तदरीसी खिदमत यानी प्रोफेसर, और दूसरा जो होता है डायरेक्टर, यानी जो रन करता है, जो वहाँ का इंतज़ामिया में होता है। तो उसमें हमारे जानने में 3-4 लोग हैं, यानी अताउर रहमान हैं, मिर्ज़ा निहाल बैग हैं, और इसी तरह से एक हैं जामिया के ही फारिग, शायद कि 93 या 92 के हैं, मोहम्मद शाहिद इकबाल। वो भी डायरेक्टर के पोस्ट पे, यानी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के हुआ था। तो आगे चल के यहाँ भी डायरेक्टर के भी पोस्ट पे आने लगे लोग, और अपना मतलब उन्होंने गए, दिखाया, अपनी सलाहियत दिखाई। अब आपको देखेंगे कि दिल्ली में जो सेंटर है इग्नू का, लगभग 70,000 स्टूडेंट हैं। उसके जो डिप्टी डायरेक्टर अताउर रहमान साहब। तो यहाँ आप जो है मेहनत कीजिए, तामीर खुदी कीजिए, असरे आहे रसा देखिए। यानी कहा जाता है, इकबाल ने पेश किया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा गया, बहुत ही मायूस रहते थे, तो फरिश्तों ने कहा कि तुम क्यों मायूस रहते हो, तुम्हारी तो आवाज़ अल्लाह ताला तक जाएगी। तो कहा था वही इकबाल ने कि समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे। गर्दू मतलब कहकशाओं में जो सितारे हैं वो देखेंगे। नापैद तेरे बहर तखय्युल के किनारे, यानी अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिमाग दिया है उसके सोच की कोई हद नहीं है। नापैद तेरे बहर तखय्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आँखों के शरारे। फलक मतलब यहाँ अल्लाह, कि आप अगर जो सिद्क़ दिल से मेहनत करते हो और सिद्क़ दिल से मांगते हो, तो बीच में कोई दूसरा नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ताला के दरबार तक आपकी आवाज़। वही कहा कि पहुँचेंगे फलक तक तेरी आँखों के शरारे। आखिर में शर्त लगा दी, तामीर खुदी कर, तामीर खुदी कर, असरे आहे रिसा देख। पहले तुम अपने आप को बनाओ, इंसान हो तुम समझो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ से कहाँ जा सकता है, उसके बाद तुम देखो। आपने 4 साल पहले या 5 साल पहले खबरों में बहुत देखा होगा स्टीफन हॉकिंग्स का, कि बेचारा मुद्दतों 50 साल बेड पे रहा, लेकिन उसने अपनी आँखों से दुनिया को जो नॉलेज दे दिया, खास करके फलकियात का, नुजूमियात का, आज तक साइंटिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये अल्लाह का मोजज़ा देखिए कि इंसान बेड पे चला गया, कुछ नहीं,
उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता, सिर्फ उसके ब्रेन पावर काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दुनिया में दिखा दिया कि अल्लाह का मैं मौजज़ा हूं। कि देखो, आपको मैं बता रहा हूं, ब्लैक होल का, चांद का, सब थ्योरी दे के चला गया। तो हम लोग, आप लोग जो हैं, ये चीज देखिए कि खुद को समझिए कि आप कुछ नहीं हो, हम लोग जीरो हैं, लेकिन कुछ भी बन सकते हैं। यहां से आप सोचना शुरू कीजिए, मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मैं सब कुछ बन सकता हूं। तो ये इंसानी तख्लीक है, अल्लाह ताला ने जो दिया है। और ये जो दूसरा जो फील्ड जहाँ तालीमी रोज़गार के मौक़े हैं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे आपको मुतजिम की ज़रूरत पड़ती है। कंपनियाँ हायर करती हैं, आपको पोस्ट देती हैं, परमानेंट जॉब देती हैं और ख़ास में अच्छी सैलरी देती हैं। तीसरी चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि जो बैरून ममालिक में भी नौकरियाँ हैं, बैरून ममालिक में नौकरियाँ किस तरह के हैं? आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग मलेशिया जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, अरब ममालिक में। आज की तारीख में आप देखेंगे कि 80 से 90 लाख हिंदुस्तानी सिर्फ गल्फ ममालिक में, यानी अरब के खलीजी ममालिक में, उसमें इराक सीरिया छोड़ दीजिए, ये 90 लाख हिंदुस्तानी। तो वहाँ ये लोग, ये बात नहीं है कि सब लोग लेबर हैं, सब लोग वहाँ मजदूरी ही का मजदूर नहीं है, पढ़ाने वाले भी हैं, ऑफिस में काम करने वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर भी हैं, अखबारों में लिखने वाले भी हैं, बहुत तरह तरह के जॉब, हर तरह के जॉब पे हैं वहाँ पे। और इसके अलावा ये चीज़ नहीं है कि वहीं सिर्फ, आप देखिए मिडिल ईस्ट को छोड़ दीजिए या मिडिल ईस्ट को ले लीजिए, उसके बाद जो कंट्री शुरू होते हैं, जैसे मिस्र हुआ, अलजायर हुआ, तुनिसिया हुआ, लीबिया हुआ, यहाँ भी आपको हज़ारों के तादाद में मिलते हैं और फारिगीन मदारिस भी वहाँ हैं। सूडान में जाइए, देखिए कितने लोग हैं। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये है कि मेहनत, तामीर खुदी कर अपने आप को बनाइए। अगर आप समाज के एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, तो कोई हो आपका पड़ोसी, वो कितना भी आपसे असबियत रखता हो, वो आपको देख के जलता हो, लेकिन वो जो बीमार होगा तो आपको पुकारेगा कि मुझे दवा दो, मैं डॉक्टर हूँ। इसीलिए इसी तरह से आपके अंदर सलाहियत होगी तो आपको बुलाया जाएगा हर जगह। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बयान कर रहा हूँ कि मैं एनसीसी ऑफिसर था, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मैं मदरसे का था, मुझे पता भी नहीं था एनसीसी क्या है, लेकिन मैंने जाके देखा हर जगह। फिर मुझे दिया गया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश कीजिए, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। वजह क्या है? आप आर्मी के साथ रहे हो, उनके बारे में जानते हो। हमें तो जाएंगे, कौन हो भाई? आप जाओगे, कह दोगे मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रोफेसर रह चुका हूँ, वो आपको खुद बुलाएगा कि आइए आइए। तो आपके अंदर जब तक सलाहियत नहीं होगी, कोई नहीं। और तीसरी बात ही मैं आपसे चौथी बात ही आपसे और कह देता हूँ कि हम लोग ये कहते हैं कि तासुब हमारे साथ बढ़ता जा रहा है। मैं कहता हूँ कि हमसे बड़ा मुतासिब कौन है कि आप अगर जो हमारे सामने आइए, हमारे साथी हों कहीं, मैं कहीं बैठा हूँ तो मैं अपने साथी का काम पहले करूँगा या आपका करूँगा? तो ये दुनिया जो है, आप देख लीजिए कहीं भी कि हम सब इंसान हैं, इंसान के बाद फिर हिंदू मुसलमान जो हैं तो हम शिया सुन्नी भी हैं, सुन्नी हैं तो बरेलवी देवबंदी क्या क्या हैं, तो सबके अंदर असबियत है। लेकिन वहीं पे जो आदमी बासलाहियत है, वो अकेला भी किसी भी गैर मुस्लिम इदारे में रह सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। देखते भी होंगे आप लोग।
तो हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए। यही मेरी बातें थी और मैं चाहूँगा कि बहुत से जो सवालात आप लोग करेंगे उसमें भी कुछ बातें आएंगी। हाँ, तो आप लोग बोलिए, और नहीं बोलेंगे तो मैं फिर बोलना शुरू करूँगा। हाँ, फिर मैं बोलना शुरू करूँगा। नहीं ठीक है ना, यहीं पे ही नहीं ठीक है, आप जरा उठिए। क्या नाम है, कहाँ के हो, किस जगह? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के आदमी ऐसे नहीं शांत से बैठते हैं, पूछते हैं। हाँ, यानी मुर्शिदाबाद आजकल हिंदुस्तान को घर बनाने वाला और बीड़ी यही सिर्फ नहीं दे रहा है रोजगार, बल्कि अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स भी देने लगा है मुर्शिदाबाद। तो आप भी हिम्मत रखिए। हाँ, पूछिए सवाल। आप कुछ नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसमें हम इस्लामिक स्टडीज़ का इंतखाब करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हिंदुस्तान में हमारे लिए रोज़गार के मौक़े हैं या नहीं हैं? आपका सवाल है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, एक बात। दूसरा है कि मैं वहाँ जाके इस्लामिक स्टडीज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, यही। फिर उसके बाद हमें उसमें क्या मौके मिलेंगे, मैं बताऊँ। इस्लामिक स्टडीज बहुत ही लंबा चौड़ा ये है सब्जेक्ट। तो आपको बहुत से मौके मिलेंगे। आपको मैं बताऊं कि जैसे यूनिवर्सिटी में टीचर्स, प्रोफेसर, स्कूल और कॉलेजेस में भी वही चलता है। स्कूल और ठीक है। ठीक है। तो अब इस्लामिक स्टडीज़ में आप करना चाहते हैं तो पहली बात आपके लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़, हमदर्द यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, कश्मीर में कई यूनिवर्सिटियां हैं, वेस्ट बंगाल में भी आलिया यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट। उसके अलावा देखिए, अगर जो आप इस्लामिक हिस्ट्री ले रहे हैं तो फिर और ज़्यादा है। तो इसमें जो है ये देखिए कि इस्लामिक स्टडीज़ जो है मिडवल पीरियड यानी कुरूने उस्ता में इसी इल्म की पकड़ थी। यानी जितने मखतूते बड़े बड़े काम किए गए, तिब्बे यूनानी का हुआ या समाजियात का हुआ या बड़े बड़े फिलासफर आप देखेंगे, इब्ने रुश्द हुए, इब्ने खल्दून हुए, राजी हुए, गज़ाली हुए, रूमी जैसे और बहुत से लोग ये हैं। तो इसके हिंदुस्तान में ये चीज़ें हुई। बाहर की दुनिया में आप जब जाएंगे, ख़ास करके मैं बता रहा हूँ गल्फ़ में, तो वहाँ तो इस्लामिक स्टडीज़ कहिए बच्चे ही से ज़रूरी है, कॉलेजेस में ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ कहिए क्या हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस्लामिक स्टडीज़, तो वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ जो पढ़ने वाले हैं और लेकिन टैलेंटेड, ये नहीं कि आप सिर्फ उर्दू जानते हो, आप अरबी भी जानते हो या अंग्रेज़ी जानते हो,
तो आपको बहुत जॉब है। यानी आप किसी भी जगह हिंदुस्तान के बाहर अच्छी अच्छी जगहों पे आप जॉब कर सकते हैं इस्लामिक की स्टडीज़ के लिए, और अच्छे अच्छे उसके रिसर्च सेंटर हैं। आप देखेंगे कि यूरोप में जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं तो वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट है। और ये भी देखिए कि जो मुस्तशरिकीन जो काम कर रहे हैं वो हम लोगों से पीछे नहीं है। बात यह कि वहाँ वो अपनी फिक्र छोड़ते हैं और हम अपनी फिक्र, ये फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वो लोग भी कम नहीं पढ़ते हैं इस्लामिक स्टडीज़, तो इसलिए बहुत अच्छा आपका है सब्जेक्ट। आप आइए। हाँ, नहीं सवाल किनका था? शेख, मेरा सवाल है कि तिब्बी यूनानी में दाखिला के लिए कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो हमारे दाखिला लेने के लिए मुआविन हो सकती हैं? इन्होंने कहा कि तिब्बे यूनानी में मुझे एडमिशन लेना है और इसके लिए मुझे कौन सी किताबें, ना कहिए बल्कि कहिए मैं किस तरह की तैयारी करूं। तो पहली चीज़, आपके जानने में कोई सीनियर हो उनसे राब्ता कीजिए जो तिब्बे यूनानी ही के हों। और ये भी नहीं है तो आप जो है जैसे अलीगढ़ हुआ, हमदर्द हुआ, इसी तरह से और जो दूसरे जगह हैं तो वहाँ जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो पेपर्स लीजिए। और तीसरी बात, जो नाजिम साहब ने जो यहाँ एक लाइब्रेरी अलग बहुत सी किताबें लाए हुए हैं, तो आप आप अपने असातिज़ा साहिबान से ज़रूर राब्ता कायम कीजिए। हाँ, ये देखिए उन्होंने बताया, आप उनसे ज़रूर राब्ता कायम कीजिए कि हम्माद अंसारी साहब जो सिविल सर्वेंट हैं, उनकी ही किताब है, उनका और तजुर्बा अच्छा भी होगा, बड़ी तफसील से उन्होंने बयान किया होगा। तो उन्होंने किताब लिखी है 500 से ज्यादा किताब मुश्तमिल है। ये यूरोप में दाखिला लेने वाले के लिए उन्होंने लिखा है, उस किताब से आपको पता चल सकता है। ये किताब मुर्शिद जो प्रोफेसर और जो तबीर सलाह की होती करने के काम में उन्होंने